हम पापा को खाने देने जा रहे हैं, हम शाम तक ही लौटेंगे। पापा हम दोस्तों के साथ खेलने जा रहे हैं। कब तक लौटेगा? 4 साढ़े 4 बजे तक। अरे राहुल। जी पापा। तुम्हारी माँ कैसी है? कुछ बात हुई उससे? नहीं ना पापा, एक शब्द नहीं। स्कूल जाने से पहले ही पूछा था हमने कि माँ क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। तो कुछ बोली? ना, बिल्कुल भाई, एकदम चुप। जी नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो फिर क्यों 2 दिन से तुम चुप हो? बस ऐसे ही, कोई खास वजह नहीं। देखो राधा, कुछ तो बात है, तुम्हें हमें बताना ही पड़ेगा। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। हमारी कोई बात बुरी लगी क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्यों इस तरह चुप हो गई हो तुम? क्यों सारा दिन मुंह लटकाए बैठी रहती हो? जब इंसान को पता नहीं होता ना कि क्यों उसे तकलीफ दी जा रही है, तो ये बात उसे अंदर ही अंदर खाए जाती है, जो इस समय हमारे और राहुल के साथ हो रहा है। बस तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए। ये तबीयत खराब है तो चलते हैं ना डॉक्टर के पास। ठीक हो जाएंगे। हे भगवान। 3 दिन से राधा नहीं आई, सब ठीक तो है ना? एक नहीं 3 फोन किए हम, उठाने के बजाय काट रही है। वो हमारा फोन भी नहीं उठा रही है सविता मौसी। हम घर जाकर खबर लेते हैं उसकी। ये सही रहेगा। तुम दोनों हो भी तो पक्की सहेलियां। और हाँ, उससे कहना कि उसने जो चद्दर पे काम किया है बहुत सुंदर किया है, लेकिन अधूरा है। जल्दी से आके पूरा करने के लिए बोलना। हाँ, कहाँ हो मैडम? अरुण भाई साहब से कोई झगड़ा वगड़ा? नहीं। तो सविता मौसी ने कुछ कहा क्या? नहीं। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? हम दोनों बैठकर पूरी दुनिया की बाल की खाल करते हैं और तुम अपने बारे में इतनी चुप हो। हमें बस कुछ ठीक नहीं लग रहा है। राधा, अगर आंसू आ रहे हैं तो रो लो। नहीं, आंसू कुछ नहीं है, कचरा चला गया था आंख में बस। इसलिए तुम हमसे आंख से आंख भी नहीं मिला पा रही हो, है ना? सच में ऐसा कुछ भी नहीं है यार, बस दिल बैठा हुआ है कुछ दिनों से। बात को घुमाओ मत, सीधा सीधा बताओ हुआ क्या है। बोला ना, कुछ नहीं है। अरुण भाई साहब ने हाथ वाथ उठाया क्या? अरे आरती, रोटी में घी नहीं है? ओह, हम भूल गए, अभी लगा देते हैं। क्या बात है भाई, जब से आए हैं देख रहे हैं कि कहीं और ही दिमाग है। कोई चिंता की बात है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ सोच रहे थे, अभी लगा देते हैं। कुछ लोग 1-1 घंटा बोलते रहते हैं पर कुछ समझ में नहीं आता। कुछ लोग 3-4 दिनों तक कुछ नहीं बोलते पर उनका चेहरा बहुत कुछ बोल देता है। राधा, इस तरह अंदर ही अंदर घुट घुट के जीने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तुम जितना चुप रहोगी ना, उतनी ही तकलीफ हमें और राहुल को होगी। तुम समझती क्यों नहीं? हम तीनों की जिंदगियां एक ही जिंदगी है। माँ, पापा कुछ पूछ रहे हैं। बात छुपाकर छुपने से रही, जब बात सामने आएगी तब आएगी, पर इस समय हमें इस खामोशी का सामना नहीं करना है। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. हाँ आरती भाभी प्रणाम। प्रणाम नवीन भैया।
सतीश कहाँ है, कुछ पता है क्या आपको? नहीं भाभी, घर नहीं लौटा क्या? कल रात से इनका फोन बंद जा रहा है। रात भर घर नहीं आए? तभी तो फोन किए हैं हम आपको। अरे ऐसे कैसे? कल शाम को जब मिले थे हम, कितने बजे? यही तकरीबन 8 के आसपास। सौ साल की उम्र है सतीश तुम्हारी, तुमको ही फोन करने वाले थे हम दोनों 100 साल जिएंगे दोस्त। हम भी तुमसे मिलने आने वाले थे। वो धनजीत बिल्डर्स वाली बात करनी थी ना? हाँ हाँ, क्या लगता है उनके ऑर्डर का? बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, हमने अपने सारे सप्लाई से बात कर ली, हम उनका काम कर सकते हैं। तो सही है। हाँ लेकिन सतीश, तुमको एक काम करना पड़ेगा। गिरीश जी से कहकर ऊपर की लेवल की सेटिंग कर देना बस। ई प्रोजेक्ट हम कर लेंगे ना, तो समझो 2-3-4 साल तक कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो सही है, हम गिरीश जी से कल ही मिल के बात कर लेते। बस यही बात हुई थी भाभी। अरे हमें तो लगा कि घर के लिए निकला होगा वो। 9:30 बजे हमारी भी फोन पर बात हुई थी, कहीं बैठकर पी रहे थे। आरती, 9:30 बज रहे हैं और आखिरी पैग हाथ में है। ठीक 10 बजे घर की घंटी बजेगी और हम अंदर। आपकी आवाज से पता चल रहा है आपने बहुत पी रखी है। अरे नहीं नहीं, वही अपना एक क्वार्टर। खाना? अरे तुम खा लो, हम 10 बजे घर आकर गर्म करके खा लेंगे। ज़्यादा नहीं पिए भाई। हम साथ में खाएंगे, आप लेट मत कीजिएगा, हम इंतजार कर रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, अभी रखते हैं हम फ़ोन, आधा घंटे में घर पहुंचते हैं। जब आए नहीं तो हमने फ़ोन किया, फ़ोन बंद था, रात भर फ़ोन बंद था, अभी भी बंद है। सुबह के 8:15 बज चुके हैं। भाभी आप चिंता मत कीजिए, हम अपने ग्रुप के दोस्तों को फ़ोन लगाते हैं। सतीश शायद किसी के घर में सो गया होगा। नवीन जायसवाल हमारे पति के साथ काम करते हैं। नवीन भैया ने अपने सारे दोस्तों से पूछ लिया, लेकिन कल रात सतीश किसी के घर पर नहीं गए थे। आरती जी, पीने के बाद आपके पति सतीश चौहान अक्सर अपने दोस्तों के यहाँ रुकते हैं? नहीं नहीं, कभी कदार ऐसा हुआ होगा, लेकिन जब भी रुके हैं दिन निकलने से पहले हमेशा घर वापस आए हैं सर। उनका बिजनेस भी तो ऐसा है ना। कैसा बिजनेस है? बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करते हैं सर। लेकिन सर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो रात भर घर ना आए हो। फ़ोन भी बंद था और सुबह भी घर नहीं वापस आए। सर सतीश चौहान का फ़ोन अब भी स्विच ऑफ जा रहा है। उसके कॉल रिकॉर्ड्स मंगाए हैं, कल तक आ जाएंगे। आप लोग तब तक उनको ढूंढेंगे नहीं? ढूंढना शुरू कर चुके हैं। आरती जी आप एक बात बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपके पति किसी काम से या किसी कारण से गए हों और आपको बताया ना हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। एक काम कीजिए, आप उनकी बाइक का नंबर और उनकी लेटेस्ट फोटोग्राफ हमें दीजिए तुरंत। सबसे करीब हमारे 2 दोस्त हैं, एक दीपक ठाकुर, एक किशन वर्मा। दोनों से बात की हमने। नहीं तो मेरा और सतीश का बैठने का कल कोई प्रोग्राम नहीं था। घर नहीं लौटा हैगा, इसका क्या मतलब हुआ? अरे परसों ही तो बात हुई उससे हमारी। हम लोगों ने प्लान किया था कि तुम, हम और दीपक अगले हफ्ते मिलकर बैठते हैं। दीपक और किशन से बात होने के बाद हम खुद अपनी बाइक पर ढूंढ आए कि कहीं पी पाकर गिरविट तो नहीं गया सतीश। लेकिन सर ऐसा कभी होता नहीं है। आप पार्टनर हैं सतीश चौहान के? हाँ, आप वैसा ही समझ सकते हैं। मतलब उसका बिजनेस है बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का। हम कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हैं, वो हमें कमीशन देता है। कुछ प्रोजेक्ट्स में हम इन्वेस्ट भी कर चुके हैं उनके साथ। तो हाँ, पार्टनर जैसे ही हम। तो ये बिजनेस पार्टनरशिप के अलावा क्या आप लोगों की ड्रिंकिंग पार्टनरशिप भी है? जी हाँ, हम साथ पीते भी हैं। दीपक, किशन, सतीश, हमारा प्रोग्राम बनता है कम से कम हफ्ते में एक बार। ये दीपक और किशन, ये दोनों भी आप ही के लाइन के हैं? जी सर। दीपक सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर है और किशन का लाइन हार्डवेयर है। हम चारों की अच्छी जमती है सर। तो कल रात सतीश आप तीनों में से किसी के साथ नहीं बैठा था, पर नवीन वो किसी के साथ तो जरूर बैठा था, क्योंकि उसने अपनी पत्नी आरती को फोन पर बताया था कि वो पी रहा है। यही बात हमको बड़ी अजीब लग रही है सर, क्योंकि सतीश कभी अकेले पीता नहीं है और जब हम मिले थे उसको तो उसने हमको बताया भी नहीं कुछ। तो ये कौन हो सकता है जिससे सतीश पीने बैठा हो? आरती बेटा, चिंता हमको भी हो रही है, पर मन कहता है कि वो कहीं काम से गया होगा, अटक गया होगा कहीं। मौसी पर जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था वो 10 बजे तक घर आ जाएंगे। ये मर्द अपने दोस्तों के साथ कहीं दारू पीने बैठ जाते हैं तो इनको टाइम का कहाँ ठिकाना होता है। पर दोस्तों के साथ नहीं थी ना मौसी। दीपक, किशन और नवीन भैया के साथ ही पीते हैं हमेशा, लेकिन कल रात को वो तीनों के साथ नहीं थे और अभी तक घर भी नहीं आए। कोई और दोस्त?
अरुण भैया, राधा हमको भी कुछ नहीं कह रही है। पता नहीं क्या हो रहा है आरती, हमसे अब उसकी चुप्पी सही नहीं जाती। आज 5 मई है सर, और सतीश अभी तक घर नहीं लौटा है। बैकग्राउंड क्या है इसका? सालों से कंस्ट्रक्शन मटेरियल की ट्रेडिंग कर रहा है सर। अचानक से अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं और सेटल हो जाने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। सर, 3 मई की रात 9:30 बजे सतीश चौहान की उसकी वाइफ आरती से बात हुई। ये उसके फ़ोन पर आखिरी फ़ोन था और उसका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ रात को 10:30 बजे। 10:30 बजे? कहाँ? भीषम नगर सर, ये देखिए। और सतीश चौहान अपने 3 दोस्तों के साथ अक्सर भीषम नगर में ही शराब पीने बैठता था, और ये 3 दोस्त थे दीपक ठाकुर, किशन वर्मा और नवीन जायसवाल। पर ये तीनों कह रहे हैं कि सतीश उनके साथ नहीं था। लेकिन तीनों के फ़ोन की लोकेशन भीषम नगर ही थी। ये देखिए सर। तो फिर जाहिर सी बात है कि तीनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है, या फिर तीनों झूठ बोल रहे हैं। सर, सतीश रात को 10 बजे घर लौटने वाला था। 10:30 बजे उसका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ। 10 से 10:30 के बीच में उसकी वाइफ आरती के नंबर से एक भी कॉल नहीं आया उसे। इनफैक्ट किसी भी नंबर से नहीं आया, जबकि उसकी वाइफ आरती का कहना है कि उसने जब बाद में फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ था। हो सकता है आरती ने सतीश को 10:30 बजे के बाद फ़ोन किया हो और तब तक उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया हो, या फिर प्लेन सिंपल सी बात यह है कि आरती हमसे झूठ बोल रही होगी। कुछ पता चला क्या हमारे पति के बारे में? आप हमारे घर की तलाशी क्यों ले रहे हैं? हम साफ साफ बोले थे आपसे कि हमारे पति घर आए ही नहीं हैं। आपने बोला ज़रूर होगा, लेकिन ये मामला कितना साफ साफ है ये हमारी सफाई के बाद ही पता चलेगा ना। पति हमारे गायब हुए हैं, शिकायत हमने दर्ज की है और आप हम ही से सवाल कर रहे हैं। मेरे तजुर्बे में ये कोई पहली बार नहीं होगा कि शिकायत करने वाला शिकायत करने के पीछे हुई चीज़ों का रचयिता ना हो। हमारी आंख लग गई थी, ठीक है। सतीश ने हमसे कहा था कि वो रात को 10 बजे तक घर आ जाएंगे। हम इंतजार कर रहे थे कि रात को 10 बजे घर की डोरबेल बजेगी, हम उठेंगे और दरवाजा खोलेंगे। लेकिन जब हमारी आंख खुली तो 11 के ऊपर हो चुके थे। ऐसा नहीं है कि हमने रात को 10 बजे जानबूझकर सतीश को कॉल नहीं किया, हम वाकई में सो गए थे। अच्छा आरती जी, मान लीजिए कि आप गहरी से गहरी नींद में होती और आपको डोरबेल की आवाज़ सुनाई ना देती, तो क्या सतीश खुद दरवाज़ा खोल के अंदर आ सकते थे? क्या उनके पास घर की चाबियों के एक सेट होता है? सतीश के पास घर की चाबियां हमेशा होती हैं, लेकिन हम आपको एक बात बता दें, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि गहरी से गहरी नींद में भी हमें दरवाजे की घंटी ना सुनाई दी हो, ठीक है ना? ठीक नहीं है। आपके पति रात भर और फिर सुबह भर घर नहीं लौटते, उनका फ़ोन स्विच ऑफ रहता है, और ऐसा भी इससे पहले कभी नहीं हुआ। आपका सवाल क्या है? सवाल बहुत सारे हैं, पर पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आपके पति हर रोज़ बाइक लेकर जाते थे? जी। और उस रोज़ भी वो बाइक लेकर गए थे? हाँ, उस दिन भी बाइक लेके गए थे। मैडम जी, नवीन जी ने शराब की 2 बोतलें खरीदी जरूर थी, लेकिन वो हमारी दुकान के बाहर सतीश साहब से मिले थे या नहीं ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमने ऐसा कुछ देखा ही नहीं। ये सतीश चौहान हमेशा तुम्हारी दुकान से शराब खरीदता है? हाँ जी मैडम, कई बार खरीदते हैं। उस दिन? नहीं मैडम, उस दिन तो नहीं खरीदे। बस 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 भैया, बस यहीं पर रोक दीजिए। अरे वाह जूनियर। अरे वाह सीनियर। जा अंदर जा। समय पर बस मिल गया था। हाँ। आओ। और कुसुम, कैसा रहा नामकरण? बहुत बढ़िया, सब लोग पूछ रहे थे आपके बारे में। आप आए क्यों नहीं? अरे कैसे आते हैं, यहाँ तो बवाल मचा हुआ है। कैसा बवाल? ये कैसा सवाल हुआ? नहीं, वो तो हम ऐसे ही पूछ रहे थे, लेकिन आप आरती चौहान को तो अच्छे तरह से जानते हैं ना? हाँ जी जानते हैं, पर इतना अच्छे से भी नहीं जानते हैं कि इस तरह की बातें जानो कोई चक्कर वक्कर वाली। नहीं मतलब हम ये जानना चाहते थे कि मतलब कभी कुछ देखे हो? नहीं। कुछ सुने ही हो? नहीं।
गांव से बाहर किसी के यहाँ चला गया हो। हमने आपसे कहा ना सविता मौसी, 9:30 बजे बोले कि रात को 10 बजे तक घर लौट आएंगे, तो फिर गांव के बाहर कैसे जा सकते हैं, और कहाँ और किसके यहाँ? सतीश और हमारे काम में पार्टनरशिप है, हम पीते भी हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सतीश अपनी निजी जिंदगी की हर बात हमको बताए। कोई और भी तो हो सकता है जिसके साथ सतीश पीने बैठा हो। अच्छा, आप उस रात को कौन से दोस्त के साथ बैठे थे? शराब तो आपने भी खरीदी थी। जी, हम अकेले ही पीने वाले थे। पूरी 2 बोतलें? हाँ, स्टॉक लेके रखते हैं आगे के लिए। वैसे तो आप लोग साथ में बैठकर पीने वाले लोग हैं, पर उस रात को आपके पास 2 बोतलें होने के बावजूद आपने सतीश को इनवाइट भी नहीं किया। जी नहीं किया। क्यों? क्यों नहीं किया? अब नहीं किया तो नहीं किया, हमारी मर्जी कहिए या मूड कहिए। तो आपका मूड ऑफ क्यों था? मेरा मतलब है, ऐसी भी क्या नाराजगी थी उसके साथ? नाराजगी? काहे की नाराजगी? हमको तो बस अकेले पीना था, चुपचाप। वैसे सतीश ने भी तो हमको देखा था शराब खरीदते, वो भी तो कह सकता था कि चल यार नवीन पीते हैं। उसने नहीं कहा, हमने भी नहीं कहा। आप लोगों के बैठने का कोई ठिकाना है क्या? मेरा मतलब कोई बार या बाहर कोई जगह? ऐसा कुछ नहीं है, हम अक्सर एक दूसरे के घरों में मिलते हैं, पीते हैं। और उस रात को आपका घर खाली था? बीवी और बच्ची मायके गए थे, हमारे साले के बच्चे का नामकरण था। ये फंक्शन फैमिली फंक्शन था, उसके बावजूद अब वहां पर नहीं गए? आप पुलिस वाले, आप अपनी हर फैमिली फंक्शन में शरीक हो पाते हैं क्या? नहीं, चांस ही नहीं है। वैसे ही हमारे बिल्डिंग लाइन में टाइम की बहुत ही मारामारी चलती है। और ये सब क्या मारामारी थी? धनजीत बिल्डर्स का नाम तो सुना ही होगा आपने। उनका एक प्रोजेक्ट का ऑफर आया है, हम और सतीश उसे ढंग से पास कराकर काम शुरू करने वाले थे। हम दूसरे दिन जाने वाले थे कमल सराय, लेकिन यहाँ सतीश घर नहीं लौटा तो सारा प्लान चेंज हो गया। सतीश घर नहीं लौटा, या फिर घर लौटा उसके बाद गायब किया गया? दरअसल प्लान क्या था नवीन? आप पूछ क्या रहे हैं और कह क्या रहे हैं? अबे समीर, क्या अजीबोगरीब सवाल पूछे जा रहे हो? अरे भला हमको क्या पता, और किसी को कैसे पता होगा कि आरती और सतीश का शादी के बाद चक्कर वक्कर? कमाल है यार। चल छोड़ आरती और सतीश चौहान को, तू नवीन जायसवाल का पता। नवीन जायसवाल? हाँ, बिल्डिंग मटेरियल का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला नवीन जायसवाल। अरे वो सतीश का पार्टनर। अच्छा, वो सामने वाला अरुण गुप्ता का साला? मैडम, ये आरती चौहान का अफेयर फिर है नहीं शायद। पक्का नवीन जायसवाल के साथ कोई खुफिया चक्कर नहीं है जहाँ दोनों ने मिलकर ये पूरा नाटक रचा? अफेयर कितना भी खुफिया हो, कोई ना कोई सुराग तो मिलता ही है। यहाँ तो कुछ हाथ ही नहीं लग रहा। और सतीश चौहान का कोई चक्कर? हो सकता है, लेकिन भीषम नगर में नहीं है, ये तो पक्का है। कैसे पक्का है? मैडम, 4 यार दोस्त मिलकर पीते थे। अब आप कह रही हैं कि तीनों दोस्तों के साथ नहीं पी रहा था, तो बाहर ही होगा। और पूरे आसार हैं कि ये अपनी माशुका के घर में पी रहा होगा या होटल रूम में। मतलब एक एंगल तो बनता है। ले आए इस एंगल को अपनी दूरबीन में और जल्द से जल्द पता लगा ये सतीश चौहान कहाँ और किसके साथ बैठकर पी रहा था। 3 मई की रात को 9:30 बजे फोन करना, सतीश चौहान का ये कहना कि 10 बजे शार्प दरवाजे पर होऊंगा और बेल बजाऊंगा। ठीक 10 बजे घर की घंटी बजेगी और हम अंदर। सर, आरती और नवीन का अफेयर होने के चांस लगभग ना के बराबर है। आरती का कहीं कुछ और हो, कोई पुराना चक्कर हो तो बात अलग है। अभी उसके कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे। और ये लक्षण शायद तब तक नजर ना आए जब तक उन्हें ये यकीन न हो जाए कि शायद उनके हिसाब से केस ठंडा पड़ चुका है, या फिर वो ये ना मान बैठे कि सतीश चौहान कभी लौटेगा ही नहीं। स्टेशन के बगल वाले रोड पर 2-3 दिन से बाइक पार्क थी। किसी को ऐसी डाउट हुआ और हमें इन्फॉर्म किया। हमने बाइक कस्टडी में ले ली तो देखा कि आपके केस वाली बाइक थी, सतीश चौहान मिसिंग केस, जिसकी डिटेल्स आपने सेंड की थी। लगता नहीं है कि एक्सीडेंट हुआ है। कुछ और हुआ होगा सर।
सर कानपुर में जब बाइक मिली वहाँ हर जगह सतीश का फोटो घुमाया पर कुछ भी सामने नहीं आया। इसका मतलब ये है कि कोई यहाँ से 45 किलोमीटर दूर सतीश की बाइक को लेकर गया और वहाँ पार्क करके चला आया, या फिर सतीश खुद कानपुर की साइड गया, वहाँ पर ये बाइक पार्क की जहाँ हमें पार्क मिली और फिर उसके बाद वापस जा नहीं पाया, या फिर गया नहीं। सर लेकिन कानपुर 3 मई को सतीश के फ़ोन की लोकेशन भीषम नगर में ही थी। उसकी पत्नी आरती ने कहा कि उसकी बात हुई थी। कॉल रिकॉर्ड्स भी शो करते हैं कि 9:30 बजे दोनों के बीच में बात हुई। जब सतीश ने खुद कहा था कि वो 10 बजे घर लौट कर आएगा तो कानपुर क्यों गया? मुझे लगता है कि शायद आरती से सतीश की बात तो हुई होगी, लेकिन ये 10 बजे घर लौटने वाली बात या तो आरती हमसे झूठ बोल रही है या फिर सतीश ने आरती से झूठ बोला था। सर अगर सतीश भीषम नगर में ही शराब पी रहा था तो फिर कहाँ पी रहा था? कानपुर ना, कानपुर जाना होता तो वो दिन में जाते ना। क्यों, रात में क्यों नहीं? रात को इतना पीने के बाद उनका कानपुर में भला क्या काम हो सकता है? यही सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि कोई और उनकी बाइक लेकर कानपुर गया हो और उसे वहीं छोड़कर आ गया। क्या आपको कोई आइडिया है कि ऐसा कौन कर सकता है? धनजीत बिल्डर्स का हेड ऑफिस तो लखनऊ में है और सतीश का कानपुर जाना कम से कम हमारे काम से तो बनता ही नहीं। देखो नवीन, हमारा शक और भी स्ट्रांग होता जा रहा है कि सतीश के साथ कुछ तो भयंकर हुआ हो सकता है। मतलब डेथ? बिल्कुल। सतीश की आखिरी बार बात उसकी पत्नी आरती के साथ और तुम्हारे साथ हुई थी। अब हमें यह बहुत अजीब लग रहा है कि उसने अपने रात के प्लान के बारे में तुम दोनों को कुछ भी नहीं बताया। नहीं बताया तो आप हम पर शक कर रहे हैं? तो क्या आरती पर शक करें? क्यों, आरती पर शक करने जैसा कुछ है क्या? हमको क्या पता सर। तो फिर हम तुम पर शक क्यों ना करें, या फिर तुम दोनों पर? कहीं तुम दोनों ने मिलकर? आपका मतलब है हम और आरती? कुछ था क्या? हाँ, या फिर कुछ है? हाँ है, आपके दिमाग में है, गंध है। या आरती का नवीन के साथ अफेयर था, या गांव के ही किसी छुपे आशिक से जिसने सतीश चौहान को रास्ते से हटा दिया होगा। या ये हो सकता है कि सतीश चौहान का किसी के साथ अफेयर रहा हो और उस किसी के किसी ने सतीश को खत्म कर दिया हो। ये दोनों ख्याल हमें भी आए थे, लेकिन हम इस अफेयर वाले एंगल पर कील नहीं ठोक पाए, क्योंकि ना तो आरती के खिलाफ हमें कुछ मिला और ना ही नवीन के खिलाफ। पर उस गांव में कुछ और भी हुआ था, एक रहस्यमय मौत, और ये बात हमारे नोटिस में अभी तक आई ही नहीं थी। अब मैडम कुछ हाथ नहीं लग रहा था तो हम भी हर जगह हाथ पैर मारना शुरू कर दिए थे। एक खबर आया है हाथ में। हाथ से जुबान पर लिया समीर। ये जो भीषम नगर है ना, 2 महीने पहले यहाँ एक मौत हुई थी, बिल्कुल अजीब, एकदम सस्पेंस टाइप। ये अजीब सी मौत किसकी हुई थी, डिटेल बता। तो सविता मौसी ने कुछ कहा क्या? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हाथ वाथ उठाया क्या? देखो राधा, कुछ तो बात है। इस राधा गुप्ता की मौत को रहस्य में क्यों बताया जा रहा है? सर गांव वालों का कहना है कि राधा ने सुसाइड किया। तो ये बात हमारी नोटिस में क्यों नहीं है? पता नहीं सर, पर आई नहीं। मैंने सारे रिकॉर्ड्स चेक किए, 16 मार्च को उसकी डेथ हुई थी, पर किसी ने हमें इसकी खबर ही नहीं की। और ये समीर खबरी क्या बोला? ये राधा गुप्ता की सुसाइड केस में और हमारे सतीश चौहान के मिसिंग केस में क्या कनेक्शन है? सर कनेक्शन का तो पता नहीं, पर राधा गुप्ता नवीन जायसवाल की बड़ी बहन थी और नवीन जायसवाल सतीश चौहान का बिजनेस पार्टनर है। इस सुसाइड वाले एंगल को खंगालना पड़ेगा। ऐसे कैसे हमारी नाक के नीचे एक मौत होती है, उसे सुसाइड कहा जाता है और हमें भनक तक नहीं लगती? कुछ तो है, कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। हुआ क्या था जीजा जी? हमारी दीदी ने सुसाइड काहे किया? आपने क्या किया था उसके साथ? आप उसे पीटते थे? आपका कोनो चक्कर उक्कर तो नहीं था ना? ए राहुल बेटा, तू बता, हुआ क्या था रे? मामा जी हमको सच में कुछ नहीं पता। रात को पापा हमको उठाए और कहे कि बाहर से एक रिक्शा लेके आओ, माँ को हॉस्पिटल ले जाना है। राहुल जल्दी उठो, जल्दी उठो। क्या हो पापा? जल्दी जाकर एक रिक्शा ले आ, तुम्हारी माँ को कुछ हुआ है, जा जल्दी। दीदी आपसे बहुत बहुत प्यार करती थी। हम ये भी जानते हैं कि आप भी दीदी से बहुत प्यार करते थे। ऐसा क्या हो गया जीजा जी?
आरती ने ऐसा कदम उठाया और क्यों? खामोश क्यों है जीजाजी? बोलिए। अगर राधा गुप्ता ने वाकई में सुसाइड किया था या उसकी रहस्यमय मौत हुई थी और ये बात हमसे छुपाई गई तो इतना काफ़ी है अरुण गुप्ता और नवीन जायसवाल से पूछताछ करने के लिए। रही बात सतीश चौहान मिसिंग केस की, तो उसमें एक एंगल और निकल के आ रहा है, और वो ये है कि कहीं सतीश चौहान और राधा गुप्ता के बीच में कुछ था तो नहीं। अरे हम कहाँ कह रहे, ये तो गांव वाले फुसफुसा रहे हैं कि सतीश और राधा के बीच में कुछ था। बात को घुमाओ मत, सीधा सीधा बताओ हुआ क्या है। बोला ना कुछ नहीं है। अरुण गुप्ता, आपकी पत्नी ने आत्महत्या क्यों की? हम में से किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था सर। लेकिन सुसाइड की बात तो पता थी ना, तो फिर ये बात पुलिस रिकॉर्ड में क्यों नहीं है? हमको तो पक्का मालूम भी नहीं था कि दीदी ने ऐसा क्यों कर लिया था। उन्होंने शायद जीजाजी को भी नहीं बताया था। नवीन, बात को उलझाने की कोशिश मत करो। सुसाइड की वजह कुछ भी रही हो, लेकिन सुसाइड किया गया ये बात हकीकत थी, तो ये बात पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं की गई? उसे इन्वेस्टिगेट करना हमारा काम था। 10 मिनट के अंदर तुम यहाँ पहुंचो। पर क्यों? वो तो पता नहीं राहुल, लेकिन पुलिस उनसे तुम्हारी माँ के बारे में पूछ रही थी, फिर उन्हें साथ ले गई थाने। विजम नगर सरकारी चिकित्सालय से बोल रहे हैं। थोड़ा नाक अड़ा है इधर उधर, तो पता चला कि राधा गुप्ता का मामला तो काफी डमाडोल है। क्या पता चला समीर? यहाँ का एक हेल्पर है जग्गन, अभी हमारे सामने ही है इस वक्त। क्या कह रहा है राधा गुप्ता के बारे में? ये कह रहा है कि राधा गुप्ता को यहाँ लाया गया था और पूरा मामला दबाया भी गया। माँ ने ऐसा क्या खा लिया जो मुंह से झाग निकल रहा है? हमें कुछ पता नहीं बेटा, हमें भी काफी देर बाद नजर में आया। उसने हमें बताया तक नहीं कि उसने ऐसा कुछ खा लिया। डॉक्टर साहब, मुझे पुलिस केस नहीं चाहिए। ये पुलिस केस ही है अरुण जी। आपकी वाइफ डेड ऑन अराइवल थी। वैसे हमने बॉडी से सारा जहर फ्लश आउट कर दिया है, लेकिन फिर भी पुलिस को इन्फॉर्म करना ही होगा। प्लीज डॉक्टर साहब, पुलिस केस नहीं। जितनी कीमत होगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप जो कहोगे मैं दे दूंगा, और पुलिस केस नहीं। अब कितने में सौदा हुआ नहीं हुआ हमें मालूम नहीं। पुलिस ने केस क्यों नहीं बनाया? अब पुलिस ने केस बनाया क्यों नहीं बनाया वो भी हमें मालूम नहीं। हमें सिर्फ इतना मालूम है कि उस औरत को एडमिट करने से पहले वो गुजर चुकी थी। गड़बड़ है मैडम, ये राधा गुप्ता के मौत में बहुत बड़ा गड़बड़ है। इसका सतीश चौहान केस से कोई कनेक्शन? ये जो राधा गुप्ता थी, उसकी सबसे खास सहेली, मतलब कि बेस्ट फ्रेंड कौन हुई होगी? आरती चौहान। अब बोलिए, ये राधा गुप्ता की सबसे खास सहेली आरती चौहान, राधा गुप्ता का छोटा भाई नवीन जायसवाल, आरती चौहान का गाय पति सतीश चौहान, सतीश चौहान का बिजनेस पार्टनर नवीन जायसवाल। अब ये कौन सा वायर किसका है, कौन सा सॉकेट, कौन सा कनेक्शन, अब ये आप पता लगाओ। देखो, तुम दोनों जीजा और साले की जोड़ी आपस में बात करके तय कर लो कि कौन खुलासा करेगा राधा गुप्ता की मौत का और सतीश चौहान के गायब होने का। और याद रखना, अगर झूठ की जरा सी भी बू आई ना, तो फिर कुटाई शुरू होगी, बुरी वाली कुटाई। तुम दोनों में से सतीश चौहान की बाइक को कानपुर में किसने छोड़ा? बाइक वहाँ गली में पार्क करने के बाद हम लौट आए भीषम नगर। और तुम दोनों के इस प्लान में आरती भी शामिल थी? वो सतीश की 10 बजे डोरबेल बजाऊंगा वाली बात सब मनगढ़ंत थी? जी नहीं, वो बात सच है। सतीश सब मेरे घर पर था, हम साथ पी रहे थे जब 9:30 बजे आरती भाभी का कॉल आया था उसे। लीजिए, आ गया होम मिनिस्टर का फोन। मिसेस चौहान, पूरे 100 बरस जिएंगी आप, हम आपको ही कॉल करने वाले थे। तो तुम्हारी और सतीश की लिकर शॉप के बाहर वाली मीटिंग मनगढ़ंत थी? तो मतलब पहले से तय था कि सतीश तुम्हारे घर पीने आने वाला है? उसी सुबह तय हुआ था जब हमारी पत्नी और बच्ची कमल सराय के लिए निकल गए थे।
कल समय से पहुंच जाएगा, वरना हमारी अम्मा आपके बारे में पूछ पूछ के हमारी जान खा जाएगी कि दामाद जी कहाँ हैं। अरे हम आ जाएंगे टाइम पर, बस यहाँ का काम निपटा लिया और पहुँच गए समझो। अपना ख्याल रखना। टाइम से पहुंच जाना। हाँ नवीन। जीजा जी, आज कर ही देते हैं। कुसुम अपने मायके गई है आशा को लेकर। हम आज शाम को सतीश को पीने के लिए बुलाते हैं। ठीक है नवीन, हम भी पहुंच जाएंगे। कर ही देते हैं आज। चलो निकलते हैं हम सतीश। ठीक है, हम भी कर लेते हैं गिरीश जी से बात, और अगर वो धनजीत बिल्डर के जीएम को कुछ लेना देना है वही समझ लेंगे। सही है, चलो शाम को मिलते हैं, जमकर पीते हैं। ठीक 8 बजे तुम्हारी डोरबेल बजेगी और हम तुम्हारे सामने। शराब खरीद ली थी हमने, पूरी प्लानिंग कर ली थी। सतीश और हमने पीना शुरू कर दिया। सतीश को मालूम ही नहीं था कि अरुण जीजा जी आने वाले हैं। अरे यार, कौन आ गया इस वक्त? अरे जीजा जी, आइए आइए। कैसे हैं अरुण भाई? कट रही है। हमने सतीश को पूरी तरह आउट होने तक पिलाया। हम और जीजा जी कम कम पी रहे थे। प्लान था कि सतीश को बेहोश करना है। भाई वाह, एक अरसा हो गया इतनी पिए, मतलब हमारा टैंक हो गया फुल। अब अगर एक बूंद और गई ना तो हमारी बाइक कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं। हाँ भाई नवीन, कोनो गेम खेल रहे हो क्या? हाँ सतीश, गेम है, तुम्हारा गेम है। जीजा जी, चलो अब सो जाते हैं। आप रात को यहीं पर रुक जाइए। नहीं नवीन, हम अपने ही घर जाकर सोएंगे आज। बहुत दिनों के बाद चैन की नींद आएगी हमको। ठंडक मिली है हमारे कलेजे को, और शायद तेरी दीदी की आत्मा को भी। तुमने सतीश को मारा क्यों? जीजा जी, या आप अभी के अभी हमको बताएंगे कि दीदी ने खुदकुशी क्यों की, या हम सीधे पुलिस थाने जाकर आपके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करते? बताइए, फिर पुलिस सच्चाई का पता लगाएंगे, हम कह देते हैं। एक बात बताओ नवीन, तुम्हारा जो काम है उस सतीश चौहान के साथ, वो पार्टनरशिप में है ना? दीदी ने जहर क्यों पिया था जीजा जी? तुम जो काम करते हो वो अकेले भी कर सकते हो, बिना उस सतीश चौहान के। हमारी दीदी मर चुकी है, उससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है हमारे लिए? और आप हमारे बिजनेस और सतीश चौहान के बारे में क्या बात कर रहे हैं? जरूर आप इन्हीं दीदी के साथ कुछ किया होगा, आप इन्हीं दीदी को जहर पिलाया होगा, बोल रहा हूं। सुनिए ना, क्या हुआ राधा? अब तो बताओगी, बोल दो राधा, क्यों मरे जा रही हो अंदर से? उस दिन हम सविता मौसी के घर गए 10 मार्च को। जब वहां पहुंचे तो देखा उनके घर पर ताला लगा हुआ था। तो हमने सोचा कि सविता मौसी के लौटने तक आरती के घर हो आते हैं।
अरे राधा भाभी नमस्ते। नमस्ते सतीश जी। आरती है क्या घर में? आरती बस लौटती होगी भाभी अभी। अच्छा, कहाँ गई है? अरे वो सविता मौसी की तबीयत खराब हो गई थी अचानक, तो आरती उनको दिखाने डॉक्टर के पास गई है। मेरे ख्याल से लौटती होंगी। हम वहीं से लौट रहे हैं। सविता मौसी के घर पे तो ताला लगा है। आप अंदर आके तो बैठिए, वो लौटती होगी। अच्छा। लीजिए भाभी। अरे ये क्या सतीश जी? अरे कुछ नहीं भाभी, शरबत है। इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, पियेंगे तो आराम पड़ेगा। उस शरबत में कुछ मिला हुआ था शायद। हमें बहुत नींद सी आने लगी थी। क्या हुआ, इतना काहे रो रही हैं? अरे आप तो इतने मजे ले रही थी। अब से जब भी आपका मन करे ना, बस हमको हुक्म कर दीजिएगा, सारा इंतजाम हो जाएगा। और अब तो शरबत की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, हमको हमारे इस खास इंतजाम के बारे में ज़बान पे ताला लगा के रखना होगा। गलती से भी आपके या हमारे मुंह से कुछ निकल गया ना, सोच लीजिएगा कितनी बदनामी होगी आपकी। हम उस दोपहर को ही मर गए थे, खत्म हो गए थे। इसीलिए अंदर से कोई आवाज नहीं निकल रही। हम सतीश को जान से मार देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हमने ये बात आपको इसलिए बताई है ताकि हमारे जाने के बाद तड़पे नहीं, ये जानने के लिए कि हमने जहर क्यों खाया। क्या जहर? हे भगवान राधा, तुमने ऐसा क्यों किया? चलो हम अस्पताल चलते। नहीं, देर हो गई, बहुत देर हो गई। काश राधा ने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार हमें बताया होता। हम उस सतीश चौहान के साथ अच्छी तरह निपट लेते। और नवीन, अब हम उसको नहीं छोड़ेंगे। हम बदला जरूर लेंगे। उसने जो हमारी राधा के साथ किया, उसकी कीमत उसे चुकानी होगी। सतीश चौहान मरेगा, हम उसको मार डालेंगे। आप अकेले नहीं मारेंगे जीजा जी, उसको हम साथ मिलकर मारेंगे। वैसे आना तो राधा जी को चाहिए था हमारे पास, बलात्कार होने के तुरंत बाद। लेकिन वो कैसे आती? वो अंदर से मर चुकी थी। पर अरुण, तुम तो जिंदा थे ना, अंदर से भी और बाहर से भी। जब तुम्हारी पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या की तो उसके बाद तुम्हें सबसे पहले पुलिस स्टेशन आना चाहिए था। हम सतीश को हाजिर करते, उससे पूछताछ करते, केस दर्ज होता उसके खिलाफ। वो केस अनसुलझा रह जाता सर। उसका बाल तक बाका नहीं होता। ना कोई गवाह था और ना ही कोई सबूत। सर्कमस्टेंशियल सबूत भी अदालत में पेश होते हैं अरुण। राधा जब आरती के घर गई तो वहां पर सतीश अकेला था और उस दिन के बाद से वो शॉक में थी। और इस बात की गवाही देने के लिए काफी सारे लोग हैं। अदालत में क्रॉस एग्जामिनेशन होती सतीश की। वो अदालत में मुकर जाता, बिना सबूत के छूट जाता, बिना सजा के लौट आता। और हम जिंदगी भर तड़पते रहते कि हम राधा को इंसाफ नहीं दिला पाए। तो सतीश को मारकर तुमने राधा को इंसाफ दिला दिया? तुम्हें वाकई लगता है कि तुमने सतीश को सजा दी है? एक बार ठंडे दिमाग से सोचकर देखो कि दरअसल ये सजा हुई किसको है। तुम दोनों तो खैर अब सड़ोगे जेल में। कभी सोचा राहुल का क्या होगा? एक तो मां को खोने का दर्द और ऊपर से अब बाप पर क्रिमिनल होने का धब्बा। कभी सोचा है कि उसकी जिंदगी का क्या होगा? उसका फ्यूचर, उसकी पढ़ाई, उसकी परवरिश। और तुम नवीन, तुम्हारी बेटी तो राहुल से भी छोटी है ना। कभी सोचा नहीं कि आशा और कुसुम का क्या होगा? राधा ने हमारे सामने दम तोड़ा साहब। जीते जी हम उसकी रक्षा नहीं कर पाए। अब भी अगर चुप रहता
मैं जीते जी मर जाता, रोज मरता। ये मुझे मंजूर नहीं था, आज भी नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि राधा को चुप नहीं रहना चाहिए था। इतना बड़ा कदम उठाने के बजाय सारी बात खुलकर सामने रखनी चाहिए थी। जो भयंकर जुर्म राधा के साथ हुआ था उसके घाव दिलो दिमाग पर पड़ते हैं। हम जितना भी ना चाहें उसके साथ एक सोशल कलंक जुड़ जाता है जिससे कि विक्टिम को बेहद तकलीफ होती है। देखिए, जो कुछ भी हुआ वो हॉरिबल था, नहीं होना चाहिए था। ना राधा के साथ ऐसा जुल्म, ना राधा की खुदकुशी, पर उतना ही गलत था उसके भाई और पति का जवाबी मर्डर। लेकिन सर, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन भी तो बहुत बड़ी रियलिटी है। बिल्कुल है, और ये फ्रस्ट्रेशन कई बार कानून की फंक्शनिंग और केसेस में लगने वाले लंबे समय की वजह से भी हो सकती है। पर इस रियलिटी से बड़ी रियलिटी ये है कि कोई भी जुर्म किसी दूसरे जुर्म को मिटाता नहीं है, उसे कानून के कटघरे में ही दम तोड़ना होता है। कानून और सिर्फ कानून एक गलती को सही कर सकता है, मगर आंख के बदले आंख की फिलॉसफी उम्मीद की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती। दुनिया का कोई भी मसला ना तो हिंसा से कभी सेटल हुआ है और ना ही आगे कभी हो सकता है। बातचीत और कॉमन सेंस से बढ़कर कोई हथियार हो सकता है? नेवर। हाँ हाँ निकाले, बस पहुंच ही रही हूँ। हाँ ताई, 3 नहीं 4 सिक्के मेरे। चुप, 3 ही है तेरे, वो 5 वाला मेरा पहले से था। मैंने बस तुझे पकड़ने के लिए दिया था, वो मेरा था, वो मैंने जीता था। नहीं मैंने जीता था। मेरा 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 मेरा। स्वरा सगळ्यांना सुखी ठेव रे बाबा। अरे अर्पिता, रविवार की दोपहर को कहाँ निकल पड़ी? आई वो कुछ काम निकल आया है, शाम तक लौट आऊंगी। अरे हाँ, पर जा कहाँ रही हो इतना तो बता सकती है ना। आई बोला ना काम है, शाम तक लौट आऊंगी। काहे तो अरे ये लोग चिल्ला क्यों रहे हैं? अहो अहो, हा सरस्वती ताई आणि अर्पिताचा आवाज है ना? पता नहीं क्या भानगड़ है। ये अंजलि को क्या हो गया अचानक से? सुन ना दिनेश, मैं भी चलो क्या देखने? नको, तू आ मत, मैं देखता हूँ। आई तसं नको बोलूस ग। अंजलि उठ ना। मैडम, ये मेरी छोटी बहन अंजलि है। हम लोगों ने साथ में हमारे घर पे खाना खाया, फिर वो यहाँ आ गई क्योंकि उसे घर की सफाई करनी थी और कपड़े धोने थे। ये अंजलि के बच्चे हैं, श्रुति और अंकित। ये हमारे यहाँ पे खेल रहे थे, यहाँ पे आने के लिए निकले और 5 मिनट में चिल्लाते हुए लौटे कि हाँ जी आई मर गई है। यहाँ के देखा तो सच में अंजलि। नहीं साहब, एक चीख भी सुनाई नहीं दी, कुछ भी नहीं। तुम तो यहीं बगल वाले घर में रहते हो ना? जी साहब, मैं टैक्सी चलाता हूँ और इतवार को सिर्फ आधा दिन।
इसीलिए टैक्सी लगाकर मैं सुस्ता रहा था, लेकिन मैंने भी अंजलि के चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनी। साहब मैं भी बगल में ही रहता हूँ, लेकिन अंजलि बहनी की एक भी चूचा नहीं सुनी, कुछ भी नहीं। और साहब हमारे यहाँ ना अगर घर में कोई ऊंचा बोलता भी है तो सारे मोहल्ले में पता चलता है। घर में कोई फोर्स एंट्री तो नहीं लग रही सर? दरवाजे से काफी अंदर तक आया था कातिल, जान पहचान वाला ही रहा होगा। सर हथियार कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कातिल शायद अपने साथ ले गया हो। और इस मोहल्ले में किसी ने एक आवाज तक नहीं सुनी, ना ही किसी को भागते हुए देखा। मेरी पत्नी कहाँ है? तुम्हारी पत्नी अब नहीं रही, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। सुनो सुरेश, तुरंत फोटोग्राफर को बुलवाओ, ये अहम सुराग हो सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। साहब मेरी शिफ्ट चल रही थी फैक्ट्री में, जब मेरी साली अर्पिता का मुझे फ़ोन आया। उसने मुझसे कहा कि तुम जल्दी घर आ जाओ, अंजलि को कुछ हुआ है। तभी फ़ोन पर तो उसने कुछ बताया नहीं कि अंजलि तो। तुम्हारी फैक्ट्री कहाँ है? यहाँ भिवंडी में ही है, हाईवे को लगकर। उमेश ऐसा लग रहा है जैसे खूनी कोई जान पहचान वाला ही था। मतलब अंजलि जिंदा थी? उसने कुछ कहा आपसे? हम केवल अनुमान लगा रहे हैं। घर में जबरदस्ती घुसने की कोई भी कोशिश नहीं की गई। जब तुम्हारे बच्चे और उनके बाद तुम्हारी साली अर्पिता और तुम्हारी सास सरस्वती घर पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था। तुम्हारे पड़ोसियों ने भी ना कुछ सुना, ना किसी को घर से भागते देखा। लेकिन साहब कोई मेरी पत्नी को क्यों मारना चाहेगा? अंजलि, दोनों बच्चे, आप और आपकी माँ, सब ने एक साथ खाना खाया। फिर उसके बाद अंजलि जब अपने घर गई तो बच्चों को क्यों नहीं लेकर गई? मैडम ये रोज का होता था। अंजलि और दोनों बच्चे दोनों टाइम का खाना हमारे ही घर खाते थे। अंजलि भले ही अपने घर चली जाए, लेकिन दोनों बच्चे हमारे यहाँ खेलते थे। उनकी अपनी आजी से बहुत पड़ती है। और उमेश, वो रात को कहाँ खाना खाता है? और छुट्टी के दिन? उमेश भी हमारे ही घर खाना खाता है। साहब मुझे एक बार मेरी अंजलि को देखना है। उमेश अभी नहीं, पोस्टमार्टम चालू है, उसके बाद। तलवी साहब मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मेरे हाथ कुछ लगा है जो इस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन में अहम सुराग हो सकता है। क्या मिला है रमेश? बाल के कई सारे स्टैंड्स मिले जो शायद किसी मेल के हैं। मैं एनालिसिस करके आपको कॉल करता हूँ। गलाइच काटा था, देखा? लेकिन ऐसे कैसे? अंजलि चिल्लाई क्यों नहीं? मुझे लगता है ना किसी ने पीछे से वार किया होगा, मुंह दबाकर। वो फिल्मों में दिखाते ना वैसा। हाँ, लेकिन कोई आदमी अंदर तक पहुंचा कैसे? अंजलि ने उसके लिए दरवाजा खोला ना, मतलब जान पहचान वाला ही होगा कोई। उस बेचारे को डाउट भी नहीं आया होगा कि वो कुछ ऐसा भी करेगा। अच्छा, उसकी आई तो बोल रही थी उमेश तो फैक्ट्री पे था फुल टाइम। नो, कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है। कोई अटेम्प्ट्स? डिटेल स्कैन की है, कोई एविडेंट अटेम्प्ट एट सेक्सुअल असॉल्ट नोटिस नहीं हुआ है। घर में कोई चोरी वोरी भी नहीं हुई है, तो जुर्म का मोटिव न सेक्सुअल असॉल्ट था न चोरी थी, बस सिर्फ मर्डर था। फाइट बैक किया होता तो नाखूनों से अटैकर्स के स्किन के पार्टिकल्स मिलते, पर नहीं है। सर, चौल के अपने सारी खबरियों को काम पे लगा दिया है, इस अंजलि, उमेश, माँ और बहन के बैकग्राउंड्स के बारे में पता लगाने के लिए। कोई जान पहचान वाला आया होगा।
मर्डर के इरादे से और प्लान को अंजाम देंगे। सर उमेश के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, क्लीन। उसके फैक्ट्री भी गए थे, सुबह 8:30 बजे से लेकर अंजलि के बारे में फ़ोन आने तक वहीं था। शायद किसी पहचान वाले को भेजा गया होगा, कोई जान पहचान वाला जिसके लिए अंजलि ने दरवाजा खोला, जिसके अटैक पर कोई फाइट बैक नहीं हुआ, नहीं चिल्लाई, नो रिएक्शन टाइम एंड पल भर में डन। शायद किसी को पता था अंजलि घर पर अकेली लौटी है, बच्चे नहीं है उसके साथ। सही मौके की तलाश में था, मौका मिला, लपक पड़ा और पलक झपकते मर्डर कर दिया। 7 साल की शादी थी उमेश और अंजलि की। तुम अंजलि से बड़ी हो? हाँ, पर मेरी अब तक शादी नहीं हुई। क्यों? आपकी हुई है। मेरी बहन का कत्ल नहीं हुआ है। तो पता कीजिए कि क्यों हुआ है और किसने किया है। मेरी शादी को रहने दीजिए। झगड़े होते थे उमेश और अंजलि के बीच में? कोई माजरा था? हाँ, उमेश का एक मांझरा था। दूसरी औरत? नहीं, वो चाहता था कि उसकी पत्नी एक पक्की गृहिणी हो। मतलब ये कि वो अपने घर की जिम्मेदारी ले, खुद घर संभाले, अपनी रसोई में खाना बनाए। खाने को लेकर उनका हमेशा 36 का आंकड़ा रहता था। मेरी संडे की छुट्टी थी और मेरी मंगेतर नम्रता, उसकी भी छुट्टी थी। वो आ गई घर, हम टीवी देख रहे थे। प्रोग्राम तो याद नहीं होगा तुम्हें? और तुम? साहब मैं नहा रहा था। अच्छा तुम दोनों एक बात बताओ, ये जो अंजलि का पति है उमेश साने, क्या इसने मरवाया होगा अंजलि को? छोटे मोटे झगड़े होते थे साहब, किसके नहीं होते। उमेश अंजलि घर में खाना नहीं बनाती थी, पसंद नहीं था ना तुम्हें? हाँ साहब, खटकता था। खुद का घर है, अच्छी कमाई है, तो फिर उधर खाने का क्या मतलब। नहीं अंकित, क्यों रो रहा है? झूले पे नहीं झूलने दी तो फिर क्यों रो रहा है? बाद में मैं तुझे झुलाऊंगी, ठीक है? रो मत। और मैं तुझे चॉकलेट भी दूंगी। अरे आप घर पर ही थे तो खाना खाने क्यों नहीं आए? मुझे घर का खाना अच्छा लगता है, अपने घर का। अरे बोझ क्या बोल रहे हो आप? और भाजी वीजी तो मैं ही खरीद के देती हूँ ना। तो खुद बनाते क्यों नहीं हमारे ही घर में? ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? एक तो आपके आने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, और अंकित के पैदा होने के बाद से मेरा भी काम छूट गया है। मतलब तुम खाना नहीं बनाओगी? अरे बनाती तो हूँ, पर आई के घर पे उनका हाथ बटाती हूँ, और खाना वहाँ बने या यहाँ बने क्या फर्क पड़ता है इससे? और आई का घर तो एक ही गली छोड़कर है ना। होगा, लेकिन मैं घर जमाई नहीं हूँ, और वैसे भी बात सिर्फ खाने की नहीं। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि आई हमारी जिंदगी में दखल देती है? कुछ ज्यादा ही दे रही है। आज खाना है, कल बोलेंगे वही सोना है। कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है अंजलि, बच्चे तो वहीं के होकर रह गए, फिर हमारे लिए बचा ही क्या है। बस इसी बात को लेकर कभी कभार हो जाता था साहब। लेकिन साहब आप ये सब झगड़े वगड़े का क्यों पूछ रहे हो? कहीं आप मुझ पर तो शक नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। क्या बंकस कर रहे हो साहब? उमेश अंजलि चिल्लाई क्यों नहीं? वो तो घर में अकेली थी। और मैं फैक्ट्री में था। तो किसको भेजा था तुमने? नाम बताओ। अहो काय बोलता है तुम इसे? मेरा और अंजलि का एक छोटा सा घरेलू झगड़ा था। अरे उसके लिए तो कोई पागल मेंटली अपनी बीवी का मर्डर करवाएगा। और साहब मैं अंजलि से प्यार करता था, बहुत ज्यादा प्यार करता था मैं उससे। सर, मैंने उमेश के कॉल रिकॉर्ड्स दोबारा स्कैन किए। ऐसा कोई कॉल नजर नहीं आया जो कि सस्पिशियस हो, जो कि हत्यारे का या फिर हत्यारे को हायर करने वाला हो। हत्यारा अगर किराए का था तो उमेश अफोर्ड कैसे कर पाया होगा? हत्यारे महंगे होते हैं। हो सकता है चाल में से ही किसी को बुलाओ ये कांड करने, दोस्त होंगे चाल में। पर सर, घर पर खाना ना बनने के लिए मर्डर? खाना ना बनाना एक बहाना हो सकता है। इस झगड़े का फ्रंट ऑफिस, बैकरूम में क्या चल रहा था ये जानना अभी बाकी है। ये कोई ऐसा आदमी है जिसके सफेद बाल हैं। घर पे कई सफेद बाल मिले हैं। आपको जमीन पर मिला, लाश के पास? हाँ, हालांकि विक्टिम के हाथों पर कोई स्ट्रगल के निशान नहीं है, पर बाल मिले हैं क्राइम सीन पर। आदमी का सफेद बाल? हाँ, अटैकर का हो सकता है। सर, अंजलि साने के बाजू वाले घर में रहने वाला वो आदमी जिसके साथ हमारी बात हुई थी। तुम तो यहीं बगल वाले घर में रहते हो ना?
मैं टैक्सी चलाता हूँ और इतवार को सिर्फ आधा दिन। क्राइम सीन से हमें जो बाल मिले वो तुम्हारे बालों के साथ मैच करते हैं घनश्याम प्रजापति। उस इतवार को तुम 1:45 पर घर लौटे। अंजलि भी उसी वक्त लौटी। इत्तेफाक है? अंजलि तुम्हारे बाजू वाले घर में रहती थी, फिर भी तुम दोनों के बीच लगभग हर रोज फोन पर एक बार बात होती थी। साहब वो मेरी बेटी जैसी थी। बेटी जैसी थी तो मार क्यों डाला? नहीं, मैंने नहीं मारा उसे साहब। मैं तो काम से लौटा, घर गया और मुझे मालूम ही नहीं था कि अंजलि उस वक्त घर पे ही थी। घनश्याम, तुम्हारा सफेद बाल लाश के पास मिला। तुम्हारी अंजलि से फोन पर दिन में कम से कम एक बार बात होती ही थी। अब फटाफट बोलना शुरू कर दो, मर्डर का कारण क्या था, वरना तुम्हारे सफेद बालों का लिहाज नहीं रखा जाएगा। बोलो, क्यों मारा? कुछ चल रहा था तुम दोनों के बीच, या तुम उसके साथ कुछ ऐसा करना चाहते थे जिसके लिए वो राजी नहीं थी? कहीं अंजलि सानी के पति उमेश ने इस काम के लिए तुम्हें कुछ सुपारी तो नहीं दी थी? मैं अंजलि को क्यों मारूंगा? वो बहुत अच्छी लड़की थी साहब। ये बेटी, अच्छी लड़की, ये ड्रामा तो तू बंद ही कर दे। तेरे बाल मिले लाश के पास, कैसे? सर से अपने आप टूट कर बाल लाश के पास जा गिरे? अरे पता नहीं यार, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। एक आदमी है, वो काफी पूछ परोछ कर रहा था, मुझसे भी पूछा अर्पिता के बारे में। मतलब दोनों बहनों के बीच कुछ? क्या पता है, लेकिन बाहर से अंदर कौन आ सकता है? क्या पता भाई, लेकिन जो आदमी है वो कह रहा था कि जो भी अंदर आया था ना, उसका बचने का चांस ही नहीं है। उसके खिलाफ बहुत कुछ तो तगड़ा मिल गया पुलिस को। हैं? ऐसा क्या मिला है? अरे पुलिस को ना अंजलि के हाथ में खूनी का बाल मिला है। अब पुलिस उस बाल की खाल करेगी और फिर उस खूनी की खाल उतारेगी। देख मैडम, इस अर्पिता ने आपको उमेश और अंजलि के झगड़े के बारे में बताया, लेकिन खुद के बारे में बोली क्या? क्यों? स्टोरी में ट्विस्ट है? कोई एक हो तो बताओ। स्टार्ट टू एंड सब पता। साहब मैं श्रुति और अंकित का नाना जैसा हूँ, और जिस फोन कॉल की बात आप कर रहे हो, रोज होते थे, हर रोज। जी हाँ, रोज होते थे, क्योंकि स्कूल भी रोज होती है। अंजलि मुझे फोन करती थी और मैं भी उसे कभी कभी फोन करता था, पर ये फोन बच्चों को स्कूल से लाने के लिए होते थे। जब भी मैं फ्री होता था, बच्चों को स्कूल से ले आता था। मुझे अच्छा लगता है उन्हें लाना। चलो माना कि फोन कॉल्स बच्चों को लेकर होते थे, लेकिन बाल, तुम्हारे बाल लाश के पास कैसे पहुंचे? किसी ने साजिश की तुम्हारे खिलाफ? किसी सलून वाले ने, जो तुम्हारे बाल काटकर लाश के पास छोड़ गया? तुम अंजलि सानी के घर भी जाते हो, खासकर तब जब उसका पति उमेश घर पर नहीं रहता हो। इतना घटिया लांछन लगा रहे हैं आप मुझ पर, जबकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अंजलि मेरी बेटी समान थी। चुप है। बेटी समान, पोता पोती समान, ये सब अपने जेब में रख और सीधे से बोल, तू जाता था कि नहीं अंजलि के घर? हाँ जाता था, तकरीबन हर रोज शाम को जाता था। किस लिए जाता था? टीवी देखने जाता था। क्या होगा आपका सर? फिर अगला कदम क्या होगा? मुझे समाचार देखना पसंद है, पर मेरे घर में टीवी नहीं है। के पास एक पुलिस द्वारा इशू किया गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, जो उसकी स्पीड अप कैब की फाइल में पाया गया। बूढ़ा हो रहा हूँ, बाल झड़ रहे हैं, टीवी देखते हो बाल झड़ गए होंगे। तेरे सारे झूठों का झड़ने का टाइम आ गया है घनश्याम। ये लास्ट वार्निंग है तेरे को। सच बता, क्यों मारा अंजलि को? अपने किसी लफड़े के कारण, या उमेश ने सुपारी दी तुझे? साहब छोटा मुंह बड़ी बात, पर कहना ही पड़ेगा कि आप लोग बिना सबूत, बिना किसी कारण बेकार में हवा में तीर मार रहे हो। मैं आपको बोल चुका हूँ कि अंजलि मेरी बेटी समान थी, मेरी बहुत इज्जत करती थी, मेरी तबीयत के बारे में पूछती थी, और बच्चों को स्कूल से लाना मेरे दिन का सबसे अच्छा काम होता था। मुझे ये घनश्याम सच्चा लग रहा है, लेकिन क्रिमिनल्स टॉप के एक्टर्स हो सकते हैं। अनिता, तुम एक काम करो, बच्चों से बात करो और इस घनश्याम का स्टेटमेंट क्रॉस चेक करो। जी सर। एक और बात सर, अर्पिता के बारे में कुछ हाथ लगा है, काम का हो सकता है। दो बहनों के बीच झगड़ा? लग तो ऐसे ही रहा है। चंदन नाम है उसका, चंदन कामले। अर्पिता, हम चंदन कामले को उठवाने वाले हैं। क्या? हाँ, तो उससे पता करें या तुम खुद ही बताओगे कि क्या छुपा रहे हो तुम लोग?
आप मेरी निजी जिंदगी में क्यों दखल दे रही हैं? हाँ, यहाँ मेरी बहन का मर्डर हुआ है और आप चंदन का कनेक्शन निकाल रही हैं। चंदन का कनेक्शन निकाल नहीं रहे, निकला है। तुम्हारे और अंजलि के फोन रिकॉर्ड्स। हाल ही में चंदन तुम दोनों से बात करते रहा और अतीत में काफी करीब रहे हो तुम। तो बताओ क्या माजरा? हाँ, मतलब हाँ, मुझे मालूम है अंजलि साने का मर्डर हुआ है। मैं उसे पर्सनली जानता था। चलो अच्छा हुआ तुमने ये नहीं कहा कि कौन अंजलि साने, मैं किसी अंजलि साने को नहीं जानता। लेकिन मैं ऐसा क्यों कहूँगा सर? अर्पिता को जानते हो? उसे तो कुछ ज्यादा ही जानते हो। साहब आप पुलिस वाले हो, सवालों के जवाब तो दूंगा, पर कुछ आगे पीछे तो होना चाहिए। बताइए, ये तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे? चाहते क्या हैं आप? अभी के लिए तो हम बस इतना ही चाहते हैं कि तुम बिना देरी किए तुरंत क्राइम ब्रांच ऑफिस में हाजिर हो जाओ। हाँ बोल। तू निकली नहीं क्या अभी तक? हो निकाले, बस पहुंच ही रही हूँ। जल्दी कर, सॉलिड लेट झाला। हाँ बस 5 मिनट में पहुंच रही हूँ, ठीक है? 1:55 12 फरवरी 2017 को हुआ था ये फोन, और लगभग उसी वक्त एक गली छोड़कर कोई अंजलि का गला काट रहा था। उस दिन मेरा और चंदन का मिलने का प्लान था। मैंने उससे फोन पे बात भी की थी। तभी दोनों बच्चे श्रुति और अंकित हमारे घर पे चिल्लाते हुए सब सेट करके रखा कि तुम घर से निकल जाओ, और ये अटैक उसी वक्त अंजलि पे। 1 मिनट मैडम, ये आप मनगढ़ंत स्टोरी बना रही हैं। तुम्हारी कहानी इतनी फिल्मी है कि कोई भी इसे मनगढ़ंत बोलेगा। चलो 7 साल पहले फ्लैशबैक में चलते। 2 बहनें एक ही गारमेंट फैक्ट्री में काम करती थी। एक अच्छी अंजलि और एक बुरी अर्पिता। बुरी अर्पिता का अफेयर होता है चंदन कामले के साथ, और अच्छी अंजलि सीधा जाकर मम्मी सरस्वती को सब बता देती है। मैडम, जात पात का चक्कर था अर्पिता और चंदन के बीच, और इस अंजलि ने घर पे आग लगाई। तो तब से अर्पिता और अंजलि के बीच में बहुत खुन्नस थी। लेकिन दोनों कर करके करते भी क्या, एक दूसरे को घर में चलते और काम पर भी। अर्पिता की आई हमारे खिलाफ थी। आपको तो मालूम है ये जात का लफड़ा कैसे होता है। इस जात पात के लफड़े के बावजूद 7 साल के बाद भी तेरा और अर्पिता का अफेयर चल रहा है। इतने में अंजलि की शादी भी हो गई। उसके बावजूद वो तेरे साथ मुंह पर टच में थी। सब अंजलि भी उसी फैक्ट्री में काम करती थी जहां पर मैं सुपरवाइजर था, कपड़ों की फैक्ट्री। पर वो तो 7 साल पहले था ना। इस बीच फैक्ट्री में कई लड़कियां आई गई होंगी जॉब पर, तो क्या सबके साथ फोन पर टच में है तू? हाँ, क्योंकि अंजलि ने आई को बताया तो मुझे चंदन के बारे में आई को समझाने का मौका ही नहीं मिला। बहुत दुख हुआ, गुस्सा भी आया होगा अंजलि पर। जितना गुस्सा आया था 7 साल में पिघल गई। बहन थी वो मेरी, हो गई उससे गलती, उसकी शादी हो गई थी। और अब मैं भी इंतजार कर रही हूँ कि कब मेरे और चंदन की शादी हो। बहुत जल्दी करने की सोच रहे हैं। तो क्या अब तक सिर्फ तुम्हारी आई की जात पात वाली जिद ही जिम्मेदार थी? हाँ। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे और चंदन के बीच तुम्हारी आई नहीं, खुद अंजलि थी बीच का कांटा? ये क्या बकवास कर रही हैं आप? अंजलि और चंदन के बीच क्या था अर्पिता? सब अंजलि का पहला बच्चा होने के बाद वो मेरे पास आई थी काम के लिए। वो बराबर टच में रहती है मेरे काम के लिए, सिर्फ काम के लिए। तो क्या अभी वो किसी यूनिट में काम कर रही थी? नहीं साहब, उसका दूसरा बच्चा होने के बाद उसने काम छोड़ दिया। और वो बच्चा 5 साल का हो गया। लेकिन तेरी और अंजलि की बात हुई थी सिर्फ 15 दिन पहले। अब जब वो काम ही नहीं कर रही थी तो ये बात किस बारे में हो रही थी? साहब, यहाँ पर जितने भी यूनिट हैं वहाँ पर मैं बतौर सुपरवाइजर काम कर चुका हूँ, तो कई सारे वर्कर्स मुझे फ़ोन करते रहते हैं। तेरे फ़ोन रिकॉर्ड्स में से ही एक आदमी से बात की हमने। उन्हीं में से हमें किसी ने बताया कि तेरा और अर्पिता का ज़बरदस्त झगड़ा हुआ था। हाँ साहब, हुआ था। किसको लेकर हुआ था? अंजलि। अपनी सगी बहन के साथ इस तरह का मुकाबला कि कहीं गुस्सा कभी पिघला ही नहीं था। मैं जानती हूँ ऐसा गुस्सा कभी कम नहीं होता अर्पिता। क्या बात थी? कौन सा हिसाब चुकता करना चाहती थी तुम अंजलि से? कोई हिसाब चुकता नहीं करना चाहती थी। हाँ, जितनी जलन होनी चाहिए थी उतनी होती थी, पर मैंने कभी बदले की नहीं सोची। बस एक डर था हमेशा मेरे अंदर। अंजलि को फिर से नौकरी दिलाने की क्या जरूरत थी चंदन? ये क्या बोल रही है तू अर्पिता? वो बहन है तेरी, घर खर्च के लिए तो पैसे कमाना चाहती है, और अभी तो उसको बच्चा हुआ है। तो तू मसीहा बन के टपक गया उसकी जिंदगी में।
इतना क्यों प्यार आ रहा है तुझे उस पे? बकवास मत कर, समझी ना? चंदन सच बता, मेरे पीठ पीछे क्या गुल खिला रहे हो तुम दोनों? येड़े जैसी बात मत कर, समझी ना? एक तो तू मेरे पे शक कर रही है, उसके ऊपर तू अपने बहन पर भी शक कर रही है। तेरा दिल क्यों इतना बड़ा हो रहा है उस अंजलि के लिए? क्यों तू उस पे मेहरबान हो रहा है? आई तो पहले से ही उस पे मेहरबान थी। शांत हो जा। देख, मैं तेरे सर की कसम खाकर बोलता हूँ, मेरे और अंजलि के बीच में कुछ नहीं है। अरे मेरे लिए बस तू है, सिर्फ तू। अब ये राग मत दो मुझे कि चंदन ने सर पे हाथ क्या रख दिया, एक कसम क्या खाए, तुम सीधा जलन खाओ से लेकर संत बन गए। मैं ना संत हूँ ना जलन खाऊं, मैं बस आप ही की तरह एक साधारण औरत हूँ। हाँ, मुझे अंजलि पे बहुत गुस्सा आया था जब उसने आई को मेरे और चंदन के बारे में बताया, और चंदन भी उसकी जी तोड़ मदद किए जा रहा था। बस यही गुस्सा था मेरे अंदर, पर टाइम के साथ सब कुछ बदल गया, खास करके अंकित के आने के बाद। मैडम, हमारे बीच में कोई मसला नहीं था और मैंने नहीं मारा मेरी बहन को। दो बहनों के बीच जलन हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि वो गुस्सा जान लेकर ही खत्म। संडे को अर्पिता, मंडे को अंजलि से मिल रहा होगा तो इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ अंजलि के मर्डर का पता करना है। अर्पिता ने करवाया? अर्पिता अपने बहन को ऐसे नहीं मार सकती और ना ही मरवा सकती। मैं अर्पिता को अच्छी तरह से जानता हूँ। भले ही वो अपने बहन के साथ ज़्यादा फ्रेंडली ना हो, करीब ना हो, पर वो उसकी दुश्मन भी नहीं है कि उसकी हत्या के बारे में सोचे। चौबीस घंटे अपने रडार पर रहने चाहिए। यह नामुमकिन है कि कोई एक गलती नहीं करेगा और एक क्लू मिला, पूरा केस अपने हाथ में आ जाएगा। सर, उमेश साहनी को हम पूरी तरह से बिल्कुल भी रूल आउट नहीं करें। हो सकता है कि उसने चंदन और अपनी बीवी अंजलि के बीच कुछ भाप लिया और किसी को भेज दिया अंजलि को मारने के लिए। घनश्याम प्रजापति भी स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट है अपने, हालांकि उसने एकदम इमोशनल कहानी बताई है। सर, मेरी दोनों बच्चों से बात हुई, वो कह रहे थे कि घनश्याम उन्हें स्कूल से लेने आता था। ये पार्ट तो सच है। जरूरी नहीं एक पार्ट सच है तो दूसरा भी सच होगा। घनश्याम अंजलि के घर सिर्फ टीवी देखने जाता था, शायद कभी हद पार कर गया। सच्चाई यह है, अंजलि चिल्लाई नहीं जब उस पर अटैक हुआ। एक बात तो है, मारने वाला जान पहचान का था। क्लीन चिट किसी को नहीं मिली थी, सारे सस्पेक्ट्स हमारे रडार पर थे। घनश्याम प्रजापति, अंजलि का पति उमेश सानी, उसकी बहन अर्पिता, अर्पिता का बॉयफ्रेंड चंदन, शक की सुई सभी पर बराबर घूम रही थी, लेकिन यकीन का सुराग किसी के बारे में नहीं मिल रहा था। लेकिन इसके बावजूद केस क्रैक हुआ। एक कहावत ने हमारी मदद की, चोर की दाढ़ी में तिनका, और साथ ही एक ऐसी दिशा से केस क्लोज हुआ जो उस वक्त हमारी सोच के बाहर था। साहब, 4 दिन पहले खबर उड़ी थी कि आप लोगों को अंजलि के हाथ में खूनी के बाल मिले। हाँ तो साहब, यही उड़ती खबर पूरे शंभूनगर चली में आग की तरह फैल गई है कि अब तो खूनी का बचने का कोई चांस ही नहीं। शिवा, मुद्दे पर आ। आज ही मुझे पता चला कि पिछले 4 दिनों से एक बंदा अचानक अपना सर मुंडवा कर घूम रहा है। कौन है ये बंदा? जी, तेरा भाई पंकज किधर है? अंदर है साहब। बुला उसको। पंकज जी। अरे पंकज, तू तो टकला हो गया। हाँ साहब, वो डैंड्रफ का प्रॉब्लम है इसीलिए। एकदम से अचानक हुआ ये डैंड्रफ का प्रॉब्लम? नहीं साहब, काफ़ी टाइम से कोई ट्रीटमेंट कुछ काम ही नहीं कर रहा था, इसलिए सोचा एक बार मुंडवा लूँ। पता नहीं क्या हुआ था साहब उसको, लेकिन हिला हुआ था। पहले बोला छोटे कर दो, मिलिट्री कट से आधा कट मारो, पूरा मशीन।
बराबर है इतना छोटा? नहीं नहीं, मज़ा नहीं आया यार। एक काम कर, पूरा बारीक कर, एकदम टकला। डैंड्रफ वो बहुत बढ़ गया था, इसीलिए टकला करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। तू ना रहा था ना? क्या क्या साहब? अबे संडे की दोपहर को जब अंजलि साने का मर्डर हुआ था तेरी चौल में, तूने कहा था ना कि तू ना रहा था, भूल गया? नहीं नहीं साहब, भूला नहीं, मैं नहा ही रहा था। मैडम हम लोग अभी अभी कोल्हापुर से आए हैं और आते ही अंजलि के बारे में सुना। आपका बड़ा बेटा दिनेश बता रहा था कि आपका छोटा बेटा पंकज आपके साथ नहीं, आपकी बेटी और दामाद के साथ चेंबूर में रहता है। जी सच है। तो 12 फरवरी को पंकज यहाँ क्यों आया था, जिस दिन अंजलि का कत्ल हुआ था? ऐसे ही मिलने। और अलग क्यों रहता है? अंजलि के बारे में सुन के हमें धक्का लगा है। लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। 12 फरवरी को पंकज यहाँ क्यों आया था और वो आप लोगों के साथ क्यों नहीं रहता? तेरी बहन से बात हुई, वो तो बोल रही थी उस इतवार को तू सुबह सुबह नहाकर निकला था अपने माँ बाप के घर आने के लिए, यहाँ आकर फिर नहाया। गर्मी कुछ ज्यादा लग रही थी या कुछ ज्यादा मैला हो गया था, या दोनों? दोनों भी नहीं साहब, वो डैंड्रफ के कारण बहुत खुजली हो रही थी, इसीलिए शैम्पू लगाकर दोबारा नहाया। लेकिन यहाँ तो शैम्पू वैम्पू जैसी कोई चीज़ मिलती नहीं और पानी तो मांगने से भी नहीं मिलता एक बूंद। हाँ धुलाई ज़रूर होती है चमके, बस थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। पंकज तुझे पता है हमारे देश के कानून में ना एक धारा है IPC 201, सबूत मिटाने के लिए। जब तुझे पता चला कि हमें अंजलि की लाश के पास कातिल के बाल मिले तो तेरी फट गई। क्यों फटी? क्योंकि कातिल तू है और डर के मारे तूने अपना सर मुंडवा लिया। यार तूने तो हमारा सारा एविडेंस ही खत्म कर दिया यार। सर खूनी यही है, इसकी और अंजलि की टेंशन वाली हिस्ट्री रही। अब उस दिन ये अंजलि को मारने के इरादे से आया था या किसी और इरादे से, वो तो ये खुद ही बताएगा। उसकी हरकतों की वजह से हमने हमारी बड़ी बेटी और दामाद के पास रहने भेजा चेंबूर। वो यहाँ हमारा नाम खराब कर रहा था और हम नहीं चाहते थे कि और खराब करे। ऐसा क्या किया था पंकज ने? इसे अंदर रख। मुझे उसकी तरफ फीलिंग्स थी। वासना, वासना बोलते उस फीलिंग को, और तेरी हरकत को विकृति। तू हर दूसरी औरत को वासना हवस की नजर से देखता है। अंजलि भी उन्हीं में से एक थी, सच है ना? पंकज को डिलीवरी बॉय की नौकरी लग गई थी। हमने चैन की सांस ले ली, सोचा अब वो 2 पैसे कमाएगा, लेकिन नहीं। हमें क्या पता था कि वो हमारे पीठ पीछे क्या कर रहा है। एक दिन अंजलि आ गई हमारे घर उसकी शिकायत लेके। चला, तभी मैं सोचूं कि मैं बार बार कांच को बंद करती हूँ और इसे खोल कौन देता है? वही नहीं, वो मैं बस कब तो बस वही नहीं बोलता और ऐसी हरकतें करता है। आग से लग जाती तुम्हें देखकर। तुम्हें भी ऐसी आग लगती होगी ना अंजलि? हलकट। हे बग अंजलि, इस नालायक की तरफ से मैं माफी मांग रही हूँ। माफ कर गया ला। कशाला काकी, आप क्यों शर्मिंदा हो रही हैं? ये तो हमेशा ऐसे ही करता है। जब मैं अंकित को अपनी गोदी में लेकर बैठती हूँ ना, उसे खाना खिलाने या सुलाने के लिए, तभी उसे खिलाने के बहाने से मेरी गोदी से उठाता है।
अब इसका हाथ कहाँ कहाँ लगता है, इसे लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। और डेयरिंग देखो इसकी, मुझसे पूछता है कि तुम्हें भी मजा आता होगा ना। इसकी तरफ से मैं तुम्हारी माफी मांगता हूँ। इसके बाद ऐसी शर्मनाक हरकत कभी नहीं होगी, न तुम्हारे साथ न किसी और लड़की के साथ। इसके बाद ये लड़का इस मोहल्ले में तुम्हें दिखेगा ही नहीं। मैं आप दोनों की बहुत इज्जत करती हूँ, इसीलिए इसको यहाँ लेकर आई हूँ। वरना अगर उमेश को बताती ना तो जबरदस्ती मारामारी हो जाती। नहीं। और अगर पुलिस स्टेशन गए तो सीधा इसको अंदर कर देंगे। मैंने आप दोनों का बहुत लिहाज रख लिया, लेकिन अब और नहीं। भला माफ करा। तभी हमने उसे चेंबूर भेज दिया हमारी बड़ी बेटी और दामाद के साथ रहने। दिनेश, तुम्हें मालूम था ये सब? मालूम था, लेकिन उस दिन वो अंजलि वहीनी का कत्ल करने आया है, ये तो मैंने सपने में भी सोचा नहीं था। नहीं साहब, मैं उसका मर्डर करने के इरादे से नहीं लौटा था उस दिन चेंबूर से। मैं तो उसे मिलना चाहता था। मुझे लगता था उसे भी मेरी तरफ खिंचाव है, सेक्स का खिंचाव, बस वो बोलती नहीं थी। उस दिन मैंने देखा उसके घर का दरवाजा खुला था, बस एकदम से अचानक से तलब जाग उठी। अंदर कैसे आ रहे तू? चल बाहर निकल। हिम्मत कैसे हुई तेरे मेरे घर के अंदर आने की? चुपचाप बाहर निकल। मुझे पता है तुम्हारा जो गुस्सा है ना, ये ऊपर ऊपर वाला है, और अंदर से तुम भी मुझे उतना ही पसंद करती हो। आई बाबा है तेरे घर पे या सीधा पुलिस स्टेशन जाऊं? रुक जा, आज तो पुलिस स्टेशन ही जाती हूँ, वही तेरी सारी गर्मी निकालेंगे। रुक तो अभी। पुलिस वाले आज तुझे ऐसा ठंडा करेंगे ना कि जिंदगी में कभी किसी के साथ ऐसा करने की सोचेगा नहीं। तू रुक जा, अभी जाती हूँ। हम पुलिस के पास पहुंचे, मैं जाता हूँ। हाँ तो निकल। सर, तो ये बात अंजलि ने आपको कभी बताई नहीं? अंजलि ने हम सबको बता देना चाहिए था, पुलिस में शिकायत दर्ज करनी चाहिए थी। पंकज के माँ बाप तो चुप बैठे रहे, इसीलिए उसकी इतनी हिम्मत हुई कि यहाँ आकर उसने ऐसी हरकत की। तो वो सफेद बाल वाकई घनश्याम का था जो टीवी देखते वक्त अंजलि के घर पे जड़ गया था। महज एक इत्तेफाक? पॉसिबिलिटी तो वही है। उसे एक इत्तेफाक से झड़े सफेद बाल ने मुजरिम की काली करतूत को सबके सामने ला दिया, वरना काफी मुश्किल होती इस केस की क्रैकिंग। शायद नामुमकिन होता, क्योंकि अंजलि ने सिर्फ और सिर्फ पंकज के माँ बाप को उसके पहले के हरकत के बारे में शिकायत की थी, और माँ बाप का अपने ही संतान को रिपोर्ट करने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते। वो शिकायत एक मजबूत दस्तक थी पंकज के माँ बाप के लिए। तभी के तभी पंकज की काउंसलिंग की जाती या हमारे पास आए होते तो आज शायद अंजलि जिंदा होती। किसी जुर्म या मुजरिम को छुपाने से हुए नुकसान की भरपाई तो नहीं होती ना। जैसे ही किसी करीबी इंसान की फितरत एबनॉर्मलिटी के कगार पर दिखाई देती है, बिना संकोच, बिना समय गंवाए उस व्यक्ति का इलाज बेहद जरूरी है। एक दिमागी मर्ज को, जुर्म को जन्म देने का इंतजार ना करें। जुर्म वो बाढ़ है जो डुबोते वक्त अपने और परायों के बीच फर्क नहीं करती। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।